ध्वनि ध्वनि तरंगों के अंतर्गत आती है। अगर देखा जाए तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव्स के महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। ध्वनि की आवृत्ति के आधार पर ध्वनियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाता श्रव्य ध्वनि, दूसरा हो जाता अश्रव्य ध्वनि, और जो तीसरा विभाजन है वो कहलाता है प्रश्रव्य ध्वनि। वैसी ध्वनि जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, मनुष्य केवल उन्हीं ध्वनियों को सुन पाता है और इस प्रकार की ध्वनियां श्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं। अश्रव्य ध्वनि वैसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्तियां 20 हर्ट्ज से कम होती हैं तथा जिन्हें मनुष्य सुन पाने में असक्षम होता है, अश्रव्य ध्वनियां के अंतर्गत आती हैं या इन्हें अश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। इनके महत्वपूर्ण उदाहरण है भूकंप तरंगे, हृदय की धड़कन, है ना। और प्राश्रव्य ध्वनि वैसी ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे कहलाती है। चमगादड़ों द्वारा सामान्यतः उत्सर्जित तरंगे प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर इनके प्रयोग के बारे में बात किया जाए या दैनिक उपयोग के बारे में बात किया जाए तो वायुयानों को सामान्य गति से चलाने के लिए तथा कुहासों को हटाने के लिए प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वहीं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग अर्थात सोनार नामक यंत्रों पर भी प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। यदि ध्वनि की तीव्रता की बात की जाए तो ध्वनि के तीखे या मीठे या धीमे होने के गुण को उसकी तीव्रता कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। किसी भी ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करती है। आयाम के अधिक होने पर तीव्रता अधिक होती है तथा आयाम के कम होने पर तीव्रता कम होती है। यदि साधारण बातचीत के दौरान ध्वनि की तीव्रता को मापा जाए तो ये सामान्यतः 30 से 40 डेसिबल आंका जाता है, जबकि फुसफुसाहट के दौरान ध्वनि की तीव्रता सामान्य तौर पर 15 से 20 डेसिबल ही रहती है। मनुष्य के श्रवण की अधिकतम सीमा 90 से 95 डेसिबल को माना जाता है। इससे अधिक की ध्वनि सुनने पर मनुष्य बहरा हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यदि ध्वनि के अपवर्तन के बारे में बात किया जाए तो जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पद से विचलित हो जाती है। ध्वनि के अपने पद से विचलन की इस घटना को उसका अपवर्तन कहा जाता है। जब ध्वनि तरंगे किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जबकि जब ध्वनि तरंगे किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वो अपने अभिलंब से वो दूर भाग जाती है। ध्वनि के इसी गुण के कारण रात्रि के समय ध्वनि की तरंगे जो हैं उनका विस्तार काफी दूर तक देखने को मिलता है, जबकि दिन के समय ध्वनि का जो विस्तार होता है वो काफी कम होता है या ध्वनि जो है काफी दूर तक सुनाई नहीं पड़ती है। ध्वनि की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता अनिवार्य होती है। यही कारण है कि चंद्रमा में कोई माध्यम ना होने के कारण वहां पे ध्वनियों को नहीं सुना जा सकता। सामान्य तौर पर ध्वनि की गति 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड आंकी गई है, जबकि जल में इसकी गति 1450 मीटर प्रति सेकेंड आंकी गई है। वहीं ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है इस्पात में, जहां पे इसकी गति होती है 5100 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि के वेग पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक 1 डिग्री ताप की वृद्धि से ध्वनि के वेग में 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि दाब का कोई प्रभाव ध्वनि के वेग पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आर्द्रता का प्रभाव देखने को मिलता है। आर्द्रता की वृद्धि के कारण ध्वनि के गति में वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में रेलगाड़ियों की सीटी काफी दूर तक स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती है। ध्वनि के किसी माध्यम से टकराकर वापस लौटने के गुण को उसका प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहा जाता है। सामान्य तौर पर किसी ध्वनि का प्रभाव कानों पर 1/10 सेकेंड तक ही रह पाता है। प्रवर्तित ध्वनि तरंगों को सामान्य तौर पर प्रतिध्वनि या इको कहा जाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि हेतु प्रवर्तक सतह की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 16.6 मीटर। सामान्य तौर पर इसे 17 मीटर आंका या माना जाता है। ध्वनि का विवर्तन ध्वनि के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहा जाता है। अपने पद से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन के कारण ही कमरे में बैठा व्यक्ति बाहर हो रहे शोर शराबे को सुन पाने में सक्षम होता है। यदि ध्वनि की एक अन्य महत्वपूर्ण गुण यानी अनुनाद या रेजोनेंस की बात किया जाए तो कंपन करती वस्तु पर जब बाहरी कंपन आरोपित किया जाता है तो वह बाहरी कंपन के साथ कंपन करना प्रारंभ कर देती है। ध्वनि की इस गुण को अनुनाद कहा जाता है। अनुनाद के कारण ही चलती बसों की खिड़कियां आवाजें देती हैं तथा सैनिकों के एक साथ कदम ताल करने पर पुलों के टूटने का खतरा बना रहता है।
सामान्य तौर पर अनुनाद के कारण आयाम बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये खतरे जो है उत्पन्न हो जाते हैं। यदि ध्वनि के तारत्व की बात की जाए, जिसे अंग्रेजी में पिच कहा जाता है, तो ध्वनि के पतले या मोटे होने के गुण को ही उसका तारत्व कहा जाता है। सामान्य तौर पर तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। स्त्रियों का तारत्व अधिक होने के कारण आवाजें पतली तथा पुरुषों के ध्वनि का तारत्व कम होने के कारण उनकी आवाजें मोटी दिखाई पड़ती हैं या सुनाई पड़ती हैं। एक ही स्रोत से निकलने वाली ध्वनि करें जब एक दूसरे से मिलती हैं तो इस घटना को व्यतिकरण यानी इंटरफ्रेंस कहा जाता है। ध्वनि के व्यतिकरण के कारण ही रेडियो में प्रसारित हो रहा कोई कार्यक्रम कभी तेज तो कभी धीमी सुनाई पड़ता है। यदि ध्वनि की एक अन्य महत्वपूर्ण गुण को देखा जाए, जिसे अनुरणन यानी रिवर्बरेशन कहा जाता है, तो ध्वनि के प्रभाव को सामान्य तौर पर ध्वनि का प्रभाव कुछ समय तक बना रहता है। ध्वनि का यही प्रभाव अनुरणन कहलाता है। स्पष्ट ध्वनि हेतु अनुरणन काल 0.8 सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुरणन के प्रभाव को कम करने के लिए ही सामान्यतः सिनेमा घरों में ध्वनि को सोखने के लिए दीवारें खुरदरी बनाई जाती हैं। यदि हम ध्वनि के डॉपलर प्रभाव की बात करें, तो श्रोता या स्रोत के आपेक्षिक गति के कारण उसकी आवृत्तियों में होने वाले परिवर्तनों को ही डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। यदि श्रोता या स्रोत या दोनों में से कोई भी एक दूसरे की ओर गति कर रहा है या एक दूसरे के विपरीत गति कर रहा है, तो सामान्यतः इसका फर्क या प्रभाव आवृत्ति पर या फ्रीक्वेंसी पर देखने को मिलता है, और यह प्रभाव डॉपलर प्रभाव कहलाता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग खगोलीय पिंडों की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है तथा रडार नामक यंत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रडार का विस्तार है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग।